वेलकम बैक। आज हम अपना लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। सिविल रिबेलियंस एंड द ट्राइबल अपराइजिंग। देखिए, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हुआ ब्रिटिश मैनेजमेंट का जब ब्रिटिश मैनेजमेंट ने रूल करना स्टार्ट किया। तो वो उन जगहों पर भी गए जहाँ का लैंड फ्री माना जाता था फॉर फ्रॉम एनी आउटसाइडर्स इंटरफेरेंस। बड़े जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने ट्राइबल एरियाज़ के भी लैंड लॉज बना दिए, फॉरेस्ट लॉज भी बना दिए कि फॉरेस्ट का ये सारा जो लैंड है ये गवर्नमेंट का होगा एंड ऑल। जिससे ट्राइबल्स जो सारे काम अपने लिए करते थे वो सारी चीज़ें फंसती चली गई। और इसके तहत बहुत सारे हुए, इवन पीजेंट्स के रिवोल्ट हैं, ट्राइबल अपराइजिंग है, सिविल अपराइजिंग है। तो बहुत सारा डिससेटिस्फैक्शन ब्रिटिशर्स को आने के बाद स्टार्टिंग से ही बियर करना पड़ा। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसी के बारे में पूरी डिटेल्स लेते हुए चलते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिविल रिबेलियंस एंड द ट्राइबल अपराइजिंग की जब हम बेटा बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, जब ब्रिटिश ने अपनी पावर इस्टेब्लिश की तो जरूर सी बात है कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जब आप जाते हो तो बहुत स्मूथली आप मैनेजमेंट नहीं चला सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जब इंडियन सोसाइटी को अच्छा नहीं लगेगा इनका आना, इनके अपने रूल्स रेगुलेट करना, तो डिसकंटेंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस होने लगेगा हर स्टेज पे। इसके बाद डिसलोकेशन एक ऐसी चीज़ होगी जो सिविल रिबेलियन और ट्राइबल अपराइजिंग को पैदा कर देगी। सिविल रिबेलियन की बात करोगे, इन फर्स्ट 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल सिविल रिबेलियन वर मोस्टली लेड बाय द डिस्पोज्ड राजास और जमींदार पोलिगर्स। क्या होता था बेटा, मैंने आपको बोला था परमानेंट सेटलमेंट जब करते थे क्या ऑक्शन के अमाउंट रखते थे जिसको जमींदार को पे करना होता था और उन्हें 1/11 पार्ट रखने को मिलता था। तो जाहिर सी बात है लैंड रेवेन्यू बहुत हाई था और ये रेवेन्यू जमींदार कलेक्ट करने के लिए भी सोर्सेस यूज करते थे। डकैत, लठैत सब इन्हें रखने पड़ते थे, बंदूकधारी सब इनके पास होते, उनका पैसा अपने को मेंटेन करना, साथ में किसानों से लेना, और अगर थोड़ा हमदर्द है किसानों को समझता है तो दिक्कत। ऐसे ही राजा के साथ था, राजास जो थे बेटा वो अपने किंगडम में रहते थे पर उनकी किंगडम स्मॉल कर दी गई थी, एरिया सीज कर लिया गया था। अब उनके पास इतना एरिया नहीं था कि वो सक्सेसफुली रूल कर पाए। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने लगी कि भाई अब क्या करें। पोलिगर्स जो थे बेटा मिलिट्री मैग्नेट्स थे साउथ इंडिया के। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि इन सबको कैसे टैकल करें। राजा जनता को समझता था बट उसके पास पैसा ही नहीं, फाइनेंस नहीं, और ज़्यादा बोलता था उसे डिस्पोज कर दिया जाता था। तो जब उसे डिपोज कर दिया जाता था तो बेचारे क्या करें। और मेजर कॉज ऐसा बना कि क्या कि भैया ब्रिटिश की इकोनॉमी चेंज हो गई, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन सब इन्होंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया। सिविल रिबेलियन स्टार्ट हो गए जैसे ही इन्होंने बंगाल बिहार में रूल करना स्टार्ट किया। पहला ऐसा रिबेलियन था सन्यासी रिबेल, जिसे पे बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक एक नॉवेल लिखी और उसी में वंदे मातरम नामक गाना है। सन्यासी रिवोल्ट जो था 1763 से 1800 तक चला। सन्यासी रिबेलियन को साधु सन्यासीज ने और डिस्पोज जमींदार इन सब ने मिलकर पूरा किया। और इस रिवोल्ट के बाद लोकल और आइसोलेट हो गए सब एक दूसरे से। इसके बाद ब्रिटिश ने रूथलेसली से सरप्रेस किया। वेलू थम्पी द रिबेलियस दीवान ऑफ ट्रावनकोर वॉज पब्लिकली हैंग। तो ये जो रिवोल्ट होते थे उनमें क्या हुआ, वेलू थापी एक दीवान थे, उनको इन्होंने ट्रावनकोर में पब्लिकली पनिश कर दिया। सप्रेशन किए गए सिविल रिवोल्ट के और यही एक रीजन बना फ्यूचर में कि 1857 का रिवोल्ट हुआ। बट इसको साउथ में नहीं फैला पाए क्योंकि इससे पहले जो रिवोल्ट हुआ था पब्लिकली हैंग कर दिया गया था। तो बहुत सारे लोग वहां डरने लगे थे, ब्रिटिश पावर को समझने लगे थे, तो उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। इसके बाद आपके सामने बेटा हमने रिवोल्ट रख दी है। वेलू थाबी त्रावणकोर में हुई, दीवान ने किया था ब्रिटिश इंटरफेरेंस से। संबलपुर उड़ीसा में हुई, सुरेंद्र साई ने किया था, ये रूलर थे, इन्हें हटा दिया गया था। इसके बाद कित्तूर अपराइजिंग कर्नाटक में हुई। चिन्नावा या चन्नामा थे, ब्रिटिश ने इनको इनके बेटे को किंग बनाने से मना कर दिया था, अडॉप्टेड किंग को। फिर पोलिगर्स तमिलनाडु में थे, वीर पांडे कोटम्बन, मधुरी पांड्यन एंड पाइचे राजा। ब्रिटिश ने ट्राई किया कि कोटा बोमन की सर्जेनिटी एक्सेप्ट की जाए, बट उसके बाद भी उन्होंने उनको फोर्स किया कि वो ब्रिटिश की सर्जेनिटी एक्सेप्ट कर लें, इसके लिए चलता। फिर मणिपुर में बेटा राजा टिकेंद्र रजीत का हुआ जो ब्रिटिश इंटरफेरेंस के कारण हुआ। तो ये टेबल आप बेटा एज इट इज याद कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा ट्राइबल अपराइजिंग होती है। ब्रिटिश रूरल जैसे ही आगे बढ़ते हैं ट्राइबल एरियाज में तो वहां पर क्या होता है आपको पता है, क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगते हैं, इंट्रोड्यूस लॉ, लैंड रेवेन्यू, नए सिस्टम्स बन जाते हैं। तो बहुत सारे आउटसाइडर्स होते हैं जो आने लगते हैं, जैसे मनी लैंडर्स, ट्राइबल्स थे किकूस, तो मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर सब आने लगते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगती है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन दिखने लगता है। आउटसाइडर जैसे आते हैं जो ट्राइबल्स होते हैं
वो वेब ऑफ डेप्थ में फंसने लगते हैं। तो वहाँ पे डीकू मनी लैंडर्स आ जाते हैं, भाई जब लैंड बचाना है तो पैसा देने लगेंगे, तो एक जाल में फंस जाएंगे। कॉलोनियल लॉ आते हैं, नेचुरल राइट ऑफ ट्राइबल जो होते हैं वो फॉरेस्ट और सब इसी प्रोसीजर में आ जाता है। तो ट्राइबल्स के जो नेचुरल राइट्स होते हैं कि फॉरेस्ट को वो जितना अपनी यूज के लिए चाहे उतना एक्सप्लॉइट करेंगे, वो सब बैन कर दिया जाता है, इलीगल मान लिया जाता है। तो ट्राइबल लाइफ के साथ जब ये लोग आने लगते हैं तो भाई मिलिटेंट अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है। नेचर ऑफ रिवोल्ट, टारगेट ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट वाज स्टार्ट टू रिवोल्ट व्हेन ऑफेंड आउटसाइडर्स, जो डिकूज थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें इंटरवेन करने को कहा तो उनके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ट्राइबल से कॉलोनियल बन गया। इस रिवोल्ट को लेड करने के लिए रिलीजियस और कैरिस्मेटिक फिगर्स आते थे, जिन्हें मैसेनिक स्टाइल प्रॉमिस डिवाइन और इंटरवेंशन बोला जाता था। इनमें कहा जाता था कि ये लोग बहुत पावरफुल है, इनको कुछ होगा नहीं, बंदूक की गोली नहीं लगेगी, तो लाठी हसिया सबसे ये मॉडर्न वेपन से लड़ने लगे। नहीं यकीन था कि इनके लीडर्स जो हैं वो नहीं मर सकते। तो इसमें संथाल के सिंधु और कान्हू थे और मुंडा लीडर थे बिरसा। तो कई सारे ऐसे छोटे मोटे रिवोल्ट थे जिसमें संथाल भागलपुर राजमहल में हुआ, सिंधु और कान्हा थे। ये किसके अगेंस्ट हुआ? डिकूज के और साहिब्स के अगेंस्ट, मतलब ब्रिटिशर्स। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में, भोदो भगत थे यहाँ पर। खासी मेघालय में, है ना, उत्तरोत सिंह थे। और इसके बाद मुंडाज हुआ जिसके बिरसा मुंडा थे। रिलीजियस मूवमेंट था लेड बाय बिरसा और बाद में रिबेलियन बन गया। इसके बाद रामपा हुआ, रामपा आंध्रा में हुआ अलूरी सीताराम राजू के साथ। और जिलिंग्रोंग हुआ मणिपुर में, जिसे जोडोनांग एंड रानी गाइडिनलू ने कैप्चर किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रानी साहिबा है इनको कैप्चर कर लिया जाता है 32 में और इसके बाद बेटा ये आज़ाद होती हैं 47 में जाके। तो समझिए कितना बड़ा मूवमेंट इन्होंने चलाया होगा। इसके बाद रिलीजियस पॉलिटिकल रिवोल्ट्स हुए, वहाबी हुआ, ठीक है, जो सिताना में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ। सैयद अहमद रायबरेली लीडर थे। एंटी सिख एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट था और 1860 तक चलता रहा। कूका रिवोल्ट हुआ पंजाब में, बाबा राम सिंह थे। काका सेक्ट था सिखिज्म का, भगत जवाहरमल। इस रिवोल्ट में लीडरशिप जो थी, है ना, राम सिंह के पास थी, जिन्हें बाद में रंगून डिपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद पागलपंथी बंगाल में टीपू के साथ हुई। ये अगेंस्ट जमींदार और ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। फिर पेजेंट्स रिवोल्ट हुई बेटा 1857 से पहले। ब्रिटिश ने रेवेन्यू पूरा चेंज कर दिया था, जमींदार मनी लैंडर सब आने लगे थे, तो इंडिगो रिवोल्ट हुई बंगाल में। ये एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट ही, जो ये लोग बंगाल में खेती करते थे उसमें इंडिगो प्लांटर्स मतलब होता है जो आपकी नील की खेती होती है उसके लिए। बहुत सक्सेसफुल रहा। 1860 में ख़त्म हुआ। एक्सप्लॉइटिव इंडिगो कल्टीवेशन जो था वाइप्ड आउट हो गया, यूरोपियन प्लांटर्स चले गए। इसके बाद इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत अच्छी दिखी थी। ग्रेटली सपोर्टेड बाय ऑल इंटेलिजेंट पीपुल एंड द न्यूज़पेपर्स। हरीश चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट थे। इन्होंने प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इसको प्रोपोगेंड करने के लिए। हरीश चंद्र मुखर्जी बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एक नील दर्पण है, दीन बंधु मित्र ने लिखी थी, जिन्होंने इसमें पूरा एक्सप्लॉइटेशन बताया था कैसे होता था। फिर पाबाना पेजेंट रिवोल्ट बंगाल में हुई। ये इंटरेस्ट रेंट जो जमींदार का था उसके अगेंस्ट थी। पेजेंट प्रोवाइडेड लीगल रेजिडेंस एंड कोई ज़्यादा वायलेंस नहीं हुआ। तो फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट आया इस मूवमेंट के बाद। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी और आरसी दत्ता ने बेटा सपोर्ट किया था। इंडियन एसोसिएशन जो एस एन बनर्जी का था और आनंद मोहन बोस जो कैंपेन कर रहे थे पीजेंट राइट्स का, इसे बंगाल टेनेंसी एक्ट में डिस्कस किया गया। फिर डेक्कन एग्रीरियन राइट्स हुए 1875 में, डायरेक्टेड अगेंस्ट आउटसाइडर मनी लैंडर्स जो बाहर से आए थे उनके लिए। ये सोशल बाइकॉट के साथ स्टार्ट हुआ और वायलेंट राइट्स बन गया। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट आया इसी के चक्कर में 1879 में। फिर पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस राणा डे की थी, इन्होंने इसका सेटलमेंट कराया। पेजेंट्स अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट 1867 कराया। 1879 में वासुदेव फाखड़े आए, फर्स्ट मॉडर्न रेवोल्यूशनरी पाए जाते हैं, जिन्होंने रामोसी पेजेंट को फोर्स और ऑर्गेनाइज सोशल बैंडेट्री, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ ला जाता है। इसके बाद मोपिला और मापिला रिबेलियन आता है। मुस्लिम कम्युनिटी मालाबार की थी, ये 19th सेंचुरी तक बार बार रोज होती रही। मोस्ट सिग्निफिकेंट था मोपिला रिबेलियन 1920 में। इसके सबसे बड़े फीचर्स थे कि पेजेंट वुमेन था, ये लीडर बन गए और बाद में 1857 में भी पेजेंट्स रहे। दे हैड नॉट चैलेंज ब्रिटिश, ये इन्होंने डिड चैलेंज से ब्रिटिश को नहीं किया, ये ट्राइबल अपराइजिंग से अलग था और ये सीधे कॉलोनियल पॉलिटिकल पावर्स के अगेंस्ट खड़े थे। इतना बेटा हमारा है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा।
अब आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगला आएगा वो आएगा इंडियन रेनेसा। तो इंडियन रेनेसेंस की जब हम बात करेंगे तो इससे क्वेश्चंस कुछ आते हैं, इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। तो अगला हम उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। एक स्पेशल लेक्चर और आपका आने वाला है, इंटायर आईएनसी की डिटेल, उसकी बायोपिक पूरी आएगी। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, आज तक उन्होंने क्या क्या किए। तो WC बनर्जी से स्टार्ट कर कर आज 2020 तक हम इसको पूरी डिटेल में ले आएंगे, कैसे गवर्नमेंट बनी, क्या पॉलिटिकल पार्टी है, और उसके साथ हम एक बीजेपी भी लेक्चर बनाएंगे। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी की पूरी हिस्ट्री और पूरी आइडियोलॉजी हम समझेंगे, और ये स्पेशल लेक्चर होगा। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी वो स्पेशल लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का एक बेल आइकन होगा, उसको आप दबा दें ताकि जो भी लेक्चर अपलोड होता है इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, शब खैर।